हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और एल्गी के जो स्पेसिफिक करैक्टर्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज में पहले हम कुछ स्पेशल करैक्टर्स जिनके आधार पे हम एल्गी को बाकी सभी प्लांट से अलग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में उनकी बातें की थी। इसके बाद में हमने एल्गी को, जैसे हमने कहा था कि दे आर मोस्टली एक्वेटिक, लेकिन हमने बाद में ये भी पता लगाया कि केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल पानी में ही पाई जाती है। पानी के अलावा जो दूसरे हैबिटाट हैं वहाँ पर भी काफ़ी सारे एल्गीज पाए जाते हैं, और जो हैबिटाट को लेकर के डाइवर्सिटी थी और डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स के अंदर कौन कौन सी एल्गी नेचुरली ग्रो करती हैं, पाई जाती हैं, उनके एग्जांपल्स भी आपने लास्ट वीडियोस के अंदर समझ लिए होंगे। तो आई होप पीछे की सारी बातें आपकी क्लियर होंगी और आप प्रॉपर उनके नोट्स वगैरह भी तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एल्गी को अगर हम देखें तो एल्गी अपने आप में एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर सिंगल सेलुलर थैलस से लेकर के और जाइंट मल्टी सेलुलर थैलाई तक पाए जाते हैं। थैलस सिंगुलर को थैलस बोलते हैं और बहुवचन में हम इसको थैलाई बोलते हैं, THALLI। तो थैलस सिंगुलर के लिए बोला जाता है, थैलाई बहुवचन के लिए बोला जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो वहाँ हमने बात की थी कि सिंगल सेल से लेकर के जाइंट बहुत बड़े आकार के, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो मोस्टली जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनके थैलस बहुत बड़े होते हैं, उनके अंदर स्ट्राइप्स, फ्रॉन्ट्स ये सब पाए जाते हैं, और उनकी ग्रोथ इतनी बड़ी होती है कि हम कई बार तो उनके बहुत सारा जो मैसिव ग्रोथ होता है उसके लिए हम एक फॉरेस्ट वर्ड भी अप्लाई कर देते हैं, और पर्टिकुलरली उनके लिए हम कैल्प फॉरेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, KELP, कैल्प फॉरेस्ट। तो हम वहाँ पे ये बात पहले से करते आ रहे हैं कि थैलस को लेकर के एल्गी जो ग्रुप है उस ग्रुप में बहुत बड़ा वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब ये कि हमें डिफरेंट टाइप के जो थैलस हैं वो एल्गी में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि थैलस का जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि उसमें जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको लेकर के विविधताएं कौन कौन सी प्रकार की हमें देखने को मिल सकती हैं सवालों के अंदर, तो हम उनको वन बाय वन करके इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिसेलुलर थैलस हैं वो एल्गी में पाए जा सकते हैं। यस श्योर, एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्गी की जो बाकी सभी क्लासेज हैं, चाहे वो क्लोरोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो, क्राइसोफाइसी हो और दूसरी क्लासेज हो, केवल आप फियोफाइसी को छोड़ दीजिए। फियोफाइसी का मतलब है कि जो भूरे शैवाल हैं अगर हम उनको साइड में कर दें तो बाकी सभी जो क्लासेज हैं एल्गी की, उनके अंदर यूनिसेलुलर थैलस वाले एल्गी पाए जाते हैं। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लें कि क्लोरोफाइसी के अंदर तो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, नहीं। क्लोरोफाइसी के अंदर आपको कुछ मेंबर यूनिसेलुलर मिल जाएंगे, लेकिन बाकी आपको मल्टीसेलुलर भी मिलेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है वो भी मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोरोफाइसी में एक भी मेंबर यूनिसेलुलर नहीं है, लेकिन फियोफाइसी में कोई भी मेंबर है वो यूनिसेलुलर आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि यूनिसेलुलर का मतलब ये हो गया कि जो थैलस है वो पूरा बॉडी अनऑर्गेनाइज्ड, और कई बार हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो थैलस होता है उस थैलस के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि रूट, स्टेम, लीफ, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होने पे तो हम थैलस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो पूरा का पूरा जो बॉडी है एल्गी अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म ही है, और इस ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी एक ही सेल का बना हो तो हम कहेंगे यूनिसेलुलर थैलस। ठीक है। अब इस यूनिसेलुलर थैलस के भी हमारे पास बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि क्या ये अमीबा जैसा है। अमीबा को आप लोग जानते हैं कि अमीबा के अंदर कूटपाद पाए जाते हैं जिनको अपन सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया का मतलब ये होता है कि उनके अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो ग्रोथ्स हैं वो उन सूडोपोडिया से होती रहती हैं। डेफिनेट एक बिल्कुल से निश्चित बाउंड्री नहीं होती है अमीबा की। तो सेम कंडीशन हमें यहाँ भी देखने को मिल सकती है कि क्या हमारे पास जो यूनिसेलुलर थैलस है वो अमीबा जैसा दिखता है, यानी कि इर्रेगुलरिटी है उसकी बाउंड्रीज को लेकर के।
और वहाँ पे हम उनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, यहाँ पे हम उनको राइजोपोडिया बोल सकते हैं। तो क्या हमारा थैलस अमीबा जैसा है या उसमें राइजोपोड्स पाए जाते हैं या राइजोपोडियल जैसा सिस्टम है, तो एक कैटेगरी तो हमारे पास ये हो सकती है। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्राइस अमीबा, इसी प्रकार से राइजोक्लोरिस, और भी काफ़ी मेंबर्स हैं जिनको हम अमीबॉइड या राइजोपोडियल जो थैलस है उसकी कैटेगरी में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो पिक्चर डाला हुआ है, इस पिक्चर में मैंने क्रिस अमीबा को दिखाया है, तो इसकी बाउंड्री डेफिनेट नहीं है। ये जो अपन इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ वगैरह लेते हैं तो हाई डेफिनेशन जो इसके इमेजेस कैप्चर की जाती हैं, तो वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज़ नॉट डेफिनेट। वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ पाई जा रही हैं, और जो एक्सटेंशंस हैं उन एक्सटेंशंस को अपन राइजोपोडिया, स्यूडोपोडिया इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जो थैलस है वो एक ही सेल का है, लेकिन इसकी शेप है वो अमीबा जैसी है, यानी कि इरेगुलरिटीज इसकी बाउंड्रीज को लेकर के। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी फॉर्म अमीबॉइड या राइजोपोडियल शेप कहलाती है। चलो फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास थैलस तो एक ही सेल का है, लेकिन उसके ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला, हमें पता है कि फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्पफुल एक ऑर्गेनेली है, एक प्रकार का एक्सटेंशन होता है सेल का ही, एक प्रकार का बाहर निकला हुआ अतिवर्धी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट है, गति है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चर के पास होती है। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे फ्लैजिलेट की बात हो रही है और साथ में यूनिसेलुलर थैलस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं, कैसे तो बहुत सारी कॉलोनीज भी होती हैं उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो हम उनको यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ लेंगे एक सेल का भी हो, यानी कि यूनिसेलुलर भी हो और फ्लैजिला भी हो। तो जैसे हमारे पास बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है कि क्लेमाइडोमोनास। यस, क्लेमाइडोमोनास एक ही सेल का है। यहाँ पिक्चर में मैंने क्लेमाइडोमोनास को पिक्चर में यहाँ पे डाला हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ओनली वन सेल ऑर्गेनिज्म। क्लेमाइडोमोनास एक ही सेल से बना हुआ है और इट हैज़ टू फ्लैजिला। इसके ऊपर दो फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहे हैं कि दोनों फ्लैजिला इसके एंटीरियर पार्ट से बाहर निकले रहते हैं, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से यूग्लिना है, उसके अंदर भी सिंगल सेल कंडीशन है और साथ में जो फ्लैजिलेट कंडीशन है वो पाई जाती है। तो दूसरा आपने देखा कि फ्लैजिला वाले सिंगल सेल थैलस भी एल्गी के अंदर हमें मिल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ ऐसे फॉर्म्स की जिनमें सिंगल सेल तो है बट उनमें फ्लैजिला नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड सिंगल सेलुलर फॉर्म्स। तो इसमें आपके पास जैसे क्लोरेला है, सिनेकोकस है, ऐसे और भी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के बने हुए हैं और उनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो दे आर नॉन मोटाइल सिंगल सेलुलर थैलाई। आप कह सकते हैं कि उनमें फ्लैजिला नहीं है, तो दे हैव नो कैपेसिटी टू मूव बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला नहीं होने से वो मूव नहीं कर सकते, बट अभी भी वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो नॉन फ्लैजिलेट यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे क्लोरेला की आप बात करें तो क्लोरेला को तो आपको वैसे भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए, जैसे आप 12th क्लास के अंदर पीछे पढ़ के आ रहे होंगे। और बाकी भी आपको ध्यान होगा कि जो काफ़ी सारी स्टडीज़ जो कि फोटोसिंथेसिस को लेकर के रही हुई हैं वो इस एल्गी के ऊपर रही हुई हैं। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी साइड में ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी एग्जांपल आप कोट कर रहे हो, जिसकी भी आप बात कर रहे हो, क्या वो कहीं और भी अपने सब्जेक्ट में आता है क्या, तो इन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। तो एक हमने बात कर ली कि सिंगल सेल भी हैं लेकिन उनमें फ्लैजिला नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ऐसी फॉर्म भी हो सकती हैं जो सिंगल सेल ही हैं लेकिन दे आर स्पायरल इन देयर मॉर्फोलॉजी, कि अगर हम उनको बाहर से देखें तो बाहर से देखने पे वो हमें कैसे दिखाई देती हैं, वो हमें दिखाई देती हैं स्पायरल जैसी, एक कुंडली जैसी दिखाई देती हैं, स्पायरल फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर स्पायरुलिना। स्पायरुलिना एक प्रकार का ऐसा एल्गी है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई विटामिन कंटेंट पाए जाते हैं और सिंगल सेल फूड। जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे एल्गी के तो वहाँ पे ये आएगा कि एल्गी को खाने के लिए भी काम में लिया जाता है और एल्गी में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती हैं। और कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जिनकी सिंगल सेल में यानी कि पर सेल उनके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनको अपन सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन SCP।
तो स्पायरुलिना हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है सिंगल सेल प्रोटीन का, कि इसके अंदर हाई कंटेंट है प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, तो इसको एज ए सुपर फूड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट इज़ यूज एज ए सुपर फूड। सुपर फूड वही होता है जिसकी कम क्वांटिटी से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हमारी बॉडी को प्राप्त होती हैं। तो वन थिंग कि ये सिंगल सेलुलर स्पायरल फॉर्म है, वो तो आप स्पायरल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे कि इसका थैलस स्पायरल होता है, और दूसरा आप इकोनॉमिक बॉटनी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है एल्गी के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखेंगे। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं उनके एंगल से भी ध्यान रखेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन है उसके एंगल से भी ध्यान रखेंगे। और ये तो फास्ट ग्रोविंग एल्गी फास्ट ग्रोविंग होती है, इसलिए इनकी कल्टीवेशन भी बहुत आराम से की जाती है। स्पायरुलिना की खेती भी की जाती है। स्पायरुलिना को हार्वेस्ट करने के बाद में इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके मार्केटिंग भी इसकी होती है। इसके जो बिस्किट्स वगैरह हैं, कैक्स वगैरह हैं, ये भी तैयार होते हैं। ओनली उनके पीछे लॉजिक यही है कि इट हैज़ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। तो वन थिंग हम रिमेंबर कर सकते हैं कि देर आर सेवरल फॉर्म्स, दे आर स्पायरल इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड स्टिल दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कि एक सेल के हैं बट अभी भी वो स्पायरल हैं। तो हम एग्जाम्पल के रूप में स्पायरुलिना को ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने बातें की कि हमारे पास ऐसे थैलस हैं जो एक सेल के हैं, लेकिन उनमें भी आपने कई सारी वेरिएशंस देखे। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ऐसे थैलस आएंगे जो मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। मोर देन वन सेल बोलते ही हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। और मल्टी सेलुलर में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को हिंदी में आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि समूहन, कि झुंड बनाना, समूह बनाना, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। तो एक तो अकेला होता है, दैट इज़ सिंगल सेल, वो हम ऊपर बात कर चुके। इसके बाद में होता है कि कई सारे साथ आ गए। अब साथ आए, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि हम किस प्रकार से सेल्स को साथ ला रहे हैं। सेल्स तो साथ हैं, बट क्या वो सेल्स किस प्रकार से साथ हैं, क्या उनकी अलग अलग पहचान है या नहीं है, इस प्रकार से हम बातें करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 10 चीज़ें हैं, आपने 10 चीज़ों को एक झुंड बना दिया, तो वो साथ तो हो गए, लेकिन उनके बीच में अभी कनेक्शंस नहीं। अगर आपने उनको धागों से बांध दिया, फेविकोल से चिपका दिया, तो बात अलग हो जाएगी। तो हम चीज़ों को ज़्यादा तो ले रहे हैं, सेल्स आर मोर देन वन, दिस इज द कंडीशन फॉर मल्टी सेलुलर थैलाई, बट स्टिल हमें ध्यान रखना है कि जो खूब सारी सेल आई हैं उनका आपस में कनेक्शन किस लेवल का है। तो वेरी बेसिक, सबसे जो सिंपल लेवल जहाँ पे हम देखेंगे कि एग्रीगेशन में क्या होता है। एग्रीगेशन में क्या होता है कि केवल सिंपली जो सेल्स हैं वो पास पास आती है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और आपको ऐसे क्लियर रखना है हमेशा कि एल्गी मोस्टली, जैसे हैबिटेट डाइवर्सिटी वाले बातों को थोड़ा सा साइड में करके हम सिंपली कहें तो एल्गी पानी में पाए जाते हैं, और उनकी सतह के ऊपर एक म्यूसिलेज की परत है वो पाई जाती है। और म्यूसिलेज क्या होता है कि उनको डेसिक है, उसको जो काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो उसके द्वारा प्रोवाइड हो जाती हैं। तो जो चारों तरफ म्यूसिलेज है, एक म्यूसिलेज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है जो पानी को होल्ड करके चिपचिपा हो जाता है, विस्कस फ्लूइड जैसा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूसिलेजिनस फ्लूइड और म्यूसिलेज। तो यहाँ पे सेल्स जो आएंगी वो म्यूसिलेजिनस फ्लूइड की वजह से पास पास हो गए। एक तो ये होता है कि एक अकेला, जैसे क्लेमाइडोमोनास अकेला है, दूसरा क्लेमाइडोमोनास वो भी अकेला, वो आपस में नहीं चिपकते तो दैट इज सिंगल सेलुलर कंडीशन। अगर वो आपस में चिपक जाएं, वो चिपक क्यों गए, अपने म्यूसिलेज की वजह से चिपक गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन में भी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे पाल्मेलॉइड। अब जो पाल्मेलॉइड वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल में एक खास एल्गी है पाल्मेला, वहाँ से लिया हुआ है। और पाल्मेला के अंदर काफ़ी सारी सेल्स हैं वो एक साथ एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम बात समझेंगे कि पाल्मेलॉइड एग्रीगेशन मल्टीसेलुलर थैलस भी होगा, खूब सारी सेल एक साथ होंगी, गुच्छा बनाएंगी, और उस गुच्छे का रिजेम्बलेंस, उस गुच्छे को अगर हम देखें तो वो किससे मिलेगा, अगर हम इसकी बात करें तो वो पाल्मेलॉइड कंडीशन से मैच करता है। और हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि नॉन मोटाइल सेल्स हैं, वो सेल्स जो आपस में मूव नहीं करती हैं, उनके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन मोटाइल सेल्स इन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स।
तो म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स जो होता है, उस म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर खूब सारी सेल्स जो मूवमेंट नहीं करती वो आपस में आकर के एक गुच्छा बना लेती हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पाल्मेलॉइड कंडीशन। तो जैसे कि टेट्रास्पोरा है, ये पहला डायग्राम टेट्रास्पोरा का डाला हुआ है, दूसरा डायग्राम एफेनोथीका का डाला हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी सेल्स हैं जो आपस में जो म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है उसकी वजह से चिपक जाती हैं और चिपक करके गुच्छा सा बना लेती हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज पाल्मेलॉइड टाइप ऑफ एग्रीगेशन, कि यहाँ पे सेल्स केवल म्यूसिलेज की वजह से एक साथ एक गुच्छा बना रहे हैं और यहाँ पे खूब सारी सेल्स हैं वो एक गुच्छे के रूप में हमें पाल्मेलॉइड जैसी फीलिंग है वो देती हैं। इसके बाद में ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि टेम्परेरी पाल्मेलॉइड कंडीशन आपको देखने को मिलती है क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज में। जैसे आपने ऊपर एफेनोथीका की बात की, टेट्रास्पोरा की बात की, तो टेट्रास्पोरा, एफेनोथीका, इन सब में नेचुरली इनका थैलस होता ही ऐसा है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि इनका थैलस जब भी होगा तो पाल्मेलॉइड ही होता है। लेकिन कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जिनका थैलस पाल्मेलॉइड तो नहीं होता, लेकिन लाइफ की किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर उनका थैलस पाल्मेलॉइड जैसा हो जाता है। तो दैट इज़ टेम्परेरी कंडीशन, कि लाइफ तो पाल्मेलॉइड नहीं है उनकी, लेकिन कभी ना कभी कुछ कंडीशंस जैसे कि जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं, जब न्यूट्रिशनल लिमिटेशंस होती हैं या पीएच वैल्यूज़ में जब फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उस समय पे क्लेमाइडोमोनास का जो थैलस है, क्लेमाइडोमोनास को आपने ऊपर देखा कि दैट इज फ्लैजिलेट यूनिसेलुलर थैलस, बट वहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे पाल्मेलॉइड कंडीशन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट ए रेगुलर कंडीशन इन दैट एल्गी, दैट इज स्टिल ए टेम्परेरी कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कि सराउंडिंग की चीज़ें अगर फेवरेबल नहीं हैं तो उस वाली कंडीशन में क्लेमाइडोमोनास भी अपनी लाइफ में पाल्मेलॉइड कंडीशन जैसा एक्सप्रेशन दे सकता है, अदरवाइज ये यूनिसेलुलर ही होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड को आप हिंदी में बोलते हैं वृक्षाभ। जैसे जो वर्ड होता है डेंड्रो फॉर ट्री लाइक, और ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ट्री का मतलब होता है स्टेम एंड ब्रांचेस। तो डेंड्रॉइड वृक्षाभ, कोई भी चीज़ वृक्ष जैसी कब दिखेगी, जब उसमें हमें एक स्टेम दिखे और उसमें शाखाएं जैसी हमें दिखें। तो ये हम किसी ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल थैलस कैसा दिखता है उस एंगल से हम ये कैटेगराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ एल्गी ऐसे हैं और ये तो केवल उनका एग्रीगेशन है कि वो गुच्छा जो बनाते हैं वो गुच्छा इस प्रकार से बनाते हैं कि वो पूरा गुच्छा हमें किसी ट्री जैसी फीलिंग देता है, कि उस पूरे गुच्छे को देखें तो हमें लगेगा कि जैसे कोई छोटा सा ट्री है, बट स्टिल दिस इज़ एल्गल एग्रीगेशन, कि सेल्स हैं वो एक गुच्छा बना रही हैं और दैट जो क्लम्प बना है, जो गुच्छा बना है, वो रिजेंबल करता है अपनी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में किसी वृक्ष के जैसा दिखता है। तो वन एग्जाम्पल इज क्राइसोडेंड्रॉन, जो पहला पिक्चर दे रखा है ये क्राइसोडेंड्रॉन का है, दूसरा केमिसाइफोन का यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि एल्गी का एग्रीगेशन है, सेल्स आपस में पास आ रही हैं और पास आकर के उनका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो किसी ट्री जैसा हो जाता है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डेंड्रॉइड कंडीशन। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फॉर्म्स भी हमें मिलेंगे, एग्रीगेशन होंगे और उन एग्रीगेशंस में राइजोपोडिया डेवलप हो जाते हैं। राइजोपोडिया का मतलब ये है कि जो एक्सटेंशंस हैं, जो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जो सेल्स हैं उनके प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं और ये प्रोजेक्शंस हैं, ये म्यूसिलेजिनस प्रोजेक्शंस काफ़ी लंबे धागे जैसे निकल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे जड़ें निकल रही हो, क्योंकि जड़ों के लिए ही राइजो वर्ड यूज होता है। तो राइजोपोडियल का मतलब, पोडियल का मतलब तो बॉडी से बाहर एक उपांग के रूप में ये निकल गया है, दैट इज पोडियम। और ये पोडियम दिखता कैसा है, जड़ जैसा दिखता है, तो वी विल कॉल दिस इज एज राइजोपोडियम एंड सच टाइप ऑफ फॉर्म्स विल बी कॉल्ड एज राइजोपोडियल एग्रीगेशन। तो राइजोपोडियल एग्रीगेशन भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि क्राइस्टिडियस्ट्रम के अंदर है, राइजोक्राइसिस के अंदर है, इनमें हमें राइजोपोडियल प्रकार का एग्रीगेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है सिनोबियम।
सिनोबियम भी एक प्रकार का गुच्छा ही होता है, एक प्रकार का एग्रीगेशन ही होता है, लेकिन ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स जैसा फीलिंग हमें देता है कि सिनोबियम की अगर हम बात करते हैं तो सिनोबियम में बहुत सारी सेल एक साथ आ जाती हैं, पहली बात। लेकिन जितनी भी सेल साथ साथ आती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को जैसे आप लोग पीछे की क्लास में प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में पढ़ के आ रहे हैं। प्लाज्मोडेस्माटा हायर प्लांट्स की सेल्स के अंदर मिलने वाले जीवद्रव्य तंतुओं के रूप में जो कंटिन्यूटी बनी रहती है उसका नाम होता है। और यहाँ पर भी एक सेल दूसरी सेल से अपने साइटोप्लाज्म के द्वारा कनेक्ट रहती है, तो देयर आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स। साइटोप्लाज्मिक धागे होते हैं जिनसे सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि जैसे घर में 10 मेंबर हैं, 10 आपस में जुड़े हुए हैं या आपस में उनके विचार आदान प्रदान होते हैं, तो डेफिनेटली वो सारे एक जैसे हो जाएंगे। अगर कोई घर में अकेला रहता है, कटा कटा सा रहता है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जब सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो उनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि दे ऑल आर सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि उनके बीच में तालमेल होता है। तालमेल का मतलब उनके अंदर चाहे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फिजिकल रिस्पॉन्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो दे आर स्टिल वर्किंग एज ए यूनिट, कि वो एक इकाई के रूप में काम करते हैं। जैसे 10 मेंबर हैं घर के, 10 के आपस में बहुत अच्छे कनेक्शन है तो सारे एक साथ एक जैसा रिस्पॉन्स देंगे ना। सेम वही कंडीशन यहाँ पे हम इन जीवों पे भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी हम क्या बात करेंगे कि सिनोबियम में खूब सारी सेल्स होती हैं और वो सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसलिए सिनोबियम एक कॉम्प्लेक्स जैसा बन जाता है। गुच्छा तो है, उसमें सब अकेले अकेले हैं लेकिन सब आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। और दूसरी खास बात ये होती है कि ये गुच्छा जो होता है इस एग्रीगेशन में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिनोबियम को हम नॉर्मल कॉलोनी से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मल कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग में मान लीजिए कि 100 सेल्स थी, बाद में उन्हें डिवाइड करके 200 बन गई। कॉलोनी के अंदर नंबर फिक्स नहीं होता है, बट सिनोबियम एक प्रकार का कॉलोनी ही होता है, लेकिन सिनोबियम एक खास प्रकार का कॉलोनी होता है। और ख़ास क्यों है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेल और नंबर ऑफ सेल्स दैट इज फिक्स्ड, कि वो फिक्स होता है। जब सिनोबियम छोटा सा बनता है, जैसे आप दूसरे वाले पिक्चर में वॉलवॉक्स दिखा रखा है, वॉलवॉक्स के अंदर ये छोटे छोटे जो और दूसरे ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, दे आर डॉटर कॉलोनीज, दे आर डॉटर सिनोबिया। जैसे सिनोबियम सिंगुलर होता है वैसे सिनोबिया बहुवचन हो जाएगा। तो दीज आर डॉटर सिनोबिया। और डॉटर सिनोबिया के अंदर कितनी सेल होंगी ये उसी समय फिक्स हो जाती है। जब ये डॉटर सिनोबिया बड़ी होकर के अपनी मदर जैसे बनेंगी तो उनके अंदर नंबर ऑफ सेल उतना ही रहेगा। यानी कि सिनोबियम एक प्रकार की ऐसी कॉलोनीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल्स उनकी डॉटर स्टेज या उनकी जो यंग स्टेज होती है उसी में फिक्स हो जाता है। देन आफ्टर केवल सिनोबियम अपनी साइज में बड़ा होता है, सेल्स अपनी आयतन में वृद्धि करती है, ना कि संख्या में वृद्धि होती है, राइट। तो सिनोबियम एक प्रकार की कॉलोनी है विथ ए डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स दैट इज डिटरमाइंड एट द अर्ली स्टेज ऑफ द सिनोबियम। तो जब शुरुआत होती है तभी ये नंबर फिक्स हो जाता है, तो आप ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। अब सिनोबियम भी दो प्रकार का हो सकता है कि एक तो ऐसा सिनोबियम जहाँ पे कंपोनेंट सेल्स के पास फ्लैजिलर मूवमेंट हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लैजिलेट सिनोबियम। और दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा कि जब सिनोबियम में जो सेल्स हैं दे हैव नॉट द कैपेसिटी टू मूव बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, की जब फ्लैजिला नहीं है तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो दैट विल बी नॉन फ्लैजिलेट सिनोबियम। तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं कि फ्लैजिलेट सिनोबियम की बात करें तो आपके सिलेबस का मेंबर है वॉलवॉक्स, वो आपको ध्यान रखना है कि वॉलवॉक्स से मूवमेंट करता है, मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ऐसे यूडोराइना है, पेंटोराइना है, ये फ्लैजिलेट सिनोबियम के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नॉन फ्लैजिलेट सिनोबियम की, तो नॉन फ्लैजिलेट सिनोबियम के अंदर अब आप समझ गए होंगे कि सिनोबियम भी है, मल्टीसेलुलर कंडीशन भी है, कॉलोनी भी है, नंबर ऑफ सेल भी फिक्स है, लेकिन फ्लैजिला नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल के रूप में हम पेडियस्ट्रम को ले सकते हैं, जैसे पहला पिक्चर पेडियस्ट्रम का है। दूसरा पिक्चर हाइड्रोडिक्टियोन का आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि दिस इज़ द कंडीशन कि जहाँ आपको हेक्सागोनल मैस, जिसको अपन वाटर नेट के रूप में जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सिनोबियम आर द टू टाइप्स, वन इफ दे हैव द कैपेसिटी टू मूव दे विल बी कॉल्ड एज फ्लैजिलेट सिनोबिया, और दूसरे ऐसे होते हैं विदाउट द फ्लैजिलर मूवमेंट दैट आर नॉन मोटाइल सिनोबिया, वी कैन सिंपली से देम नॉन फ्लैजिलेट सिनोबिया।
तो ये तो बात हुई एग्रीगेशन की, और एग्रीगेशन में भी हमने बात की सिनोबियम की। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जिनमें सेल्स गुच्छा तो बनाएंगे, लेकिन वो गुच्छा इस प्रकार से बनेगा कि एक फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे पेडियस्ट्रम के अंदर आपने बात की तो इसमें गुच्छा बना था, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ गुच्छा बना है, लेकिन ये कोई धागे जैसा नहीं है, ये एक बॉल जैसा कंडीशन है। यहाँ पे भी आप हाइड्रोडिक्टियोन में देख सकते हैं कि गुच्छा बना है, लेकिन वो एक जाल जैसा बना है। लेकिन अब हम ऐसे गुच्छे की बात करेंगे जो फिलामेंट जैसे होंगे, यानी कि सेल 1 बाय 1 करके जब जुड़ती चली जाएं तो अपनी लंबाई के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक तंतु जैसा थैलस इनका बन करके आता है। दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंटस थैलाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिलामेंटस भी ऐसा हो सकता है जिसमें कोई ब्रांच ही ना निकले, यानी कि केवल एक लंबा फिलामेंट हो और उसमें कोई ब्रांच ना निकले, तो हम ऐसे फिलामेंट को बोलेंगे अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलाई, जैसे कि स्पायरोगायरा है। पहला पिक्चर स्पायरोगायरा का है। ऊडोगोनियम आपने पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने कि उसको अपन कैप सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्पायरोगायरा, ऊडोगोनियम, ये क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं। दूसरा पिक्चर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड वन, दिस इज फ्रॉम द ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया आपके सिलेबस में है, और ओसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक और ओसिलेटोरिया 2 बीजीए मेंबर आपके सिलेबस में हैं, और दोनों को हमें पढ़ना है। तो जब हम ओसिलेटोरिया के थैलस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर सो मेनी सेल्स, और ये सेल्स 1 बाय 1 करके एंड टू एंड ज्वाइन हो जाती हैं, और एंड टू एंड ज्वाइन होने से लगातार एक ही डायरेक्शन में ये लंबाई होती रहेगी, और ये पूरा जो थैलस है ये हमें एक अनब्रांच फिलामेंट जैसा दिखाई देता है। तो दिस इज़ द कंडीशन कि फिलामेंट भी हो लेकिन उसमें ब्रांच ना हो। तो आप जैसे स्पायरोगायरा, ऊडोगोनियम, ओसिलेटोरिया, नॉस्टो को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस थैलाई। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे थैलस भी हो सकते हैं जो फिलामेंटस तो हैं बट दे हैव ब्रांच कंडीशन। और ब्रांचिंग की भी बात करेंगे तो एक तो सिंपल ब्रांचिंग का मतलब ये होगा कि जब हम ब्रांचिंग की बात करते हैं तो ब्रांच क्या होता है कि मेन एक्सिस से साइड में निकला हुआ एक प्रोट्रूडेंस होता है, कि मेन ब्रांच से साइड में कोई अतिवृद्धि होती है, दैट आउटग्रोथ, एंड दैट मेन एक्सिस से बाहर निकला हुआ जो भी ग्रोथ है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ए ब्रांच। और सिंपल ब्रांच कहने का मतलब ये है कि आप इस थैलस में देख सकते हैं, जैसे क्लेडोफोरा का थैलस है, इस क्लेडोफोरा के थैलस में आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं उन सेल्स की जैसे ही 2 सेल आपस में जुड़ते हैं वहाँ को हम बोलते हैं सेप्टम, और सेप्टम के ठीक नीचे से एक आउटग्रोथ निकलती है। तो सेप्टम के ठीक नीचे से आउटग्रोथ आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार की ब्रांचिंग को हम सिंपल ब्रांचिंग बोलते हैं, जो काफ़ी सारे एल्गी हैं उनमें आपको देखने को सिंपली मिल जाती है, जैसे क्लेडोफोरा है, पिथोफोरा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सिंपल प्रकार की ब्रांचिंग होगी। जब ब्रांचिंग होगी तो फिलामेंट हमारा कैसा हो जाएगा, ब्रांच फिलामेंट की कैटेगरी वाला हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में जो दूसरा टाइप है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सेकंड वन है हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग। हेटेरो का मतलब होता है विषम, और ट्राइकस, ट्राइकोम, इनका मतलब होता है एक धागे जैसी बनावट, एक पतली लंबी बनावट, उसके लिए ट्राइकस, ट्राइकोम ऐसे वर्ड यूज होते हैं। और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, अनमैच्ड 2 टाइप्स, और जो सिमिलर ना हो, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो। तो विषम, और ट्राइकस का मतलब तंतु, तो विषम तंतुक प्रकार की ब्रांचिंग होती है। तो सिंपली हम यहाँ पे जो थैलस लेते हैं उन थैलस के अंदर प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट ब्रांचिंग पाई जाती है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जो जमीन के बिल्कुल समानांतर होता है, जैसे कि आपने कागज़ लिया और उस कागज़ को आपने ज़मीन के ऊपर रख दिया तो अब वो प्रोस्ट्रेट कंडीशन में पड़ा हुआ है, यानी कि जैसा ज़मीन है उसकी सतह के बिल्कुल समानांतर हमारा कागज़ है, तो दैट इज़ प्रोस्ट्रेट कंडीशन। और दूसरा ये होता है कि आपने एक ईंट ली और उस ईंट को आपने ज़मीन के ऊपर रख दिया तो अब वो ज़मीन के ऊपर खड़ी है, तो दैट इज़ इरेक्ट कंडीशन। तो ऐसी ब्रांचेस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ज़मीन के बराबर या ज़मीन के समानांतर को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में निकलने वाले ब्रांचेस प्रोस्ट्रेट ब्रांच कहलाती है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर की तरफ निकलने वाली ब्रांचेस को हम इरेक्ट ब्रांचेस बोलते हैं।
तो हेटेरोट्राइकस थैलस वो होंगे जिनमें प्रोस्टेट एंड इरेक्ट टाइप की ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। और जैसे कि हम पीछे के वीडियो में भी देख चुके हैं कि जैसे कोलियोकीट है वो इसका एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है, फ्रिस्चेला इसका एग्जाम्पल है, ड्रेपनेल्डियोप्सिस इसका एग्जाम्पल है, और भी काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके थैलस में हमें हेटेरोट्राइकस प्रकार की ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि वो जिस तल में चिपके रहते हैं उसी तल में भी वृद्धि करते हैं और उससे ऊपर की तरफ भी वृद्धि करते हैं, यानी कि प्रोस्टेट एंड इरेक्ट बोथ टाइप ऑफ ब्रांचिंग आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। कोलियोकीट को आप पहले के वीडियो में आराम से जानते होंगे कि यू कैन रिकॉग्नाइज कोलियोकीट थैलाई विद द हेल्प ऑफ सीटे, कि वहाँ पे कुछ ब्रिस्टल्स निकले रहते हैं, सीटे निकले रहते हैं, उनकी वजह से आप इसको पहचान सकते हैं। एक्टोकार्पस के लिए भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वी कैन रिकॉग्नाइज दिस फियोफाइसी मेंबर विद द हेल्प ऑफ यूनिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। और ये जो पहला पिक्चर डाला हुआ है ये फ्रिस्चेला का है, और दूसरा पिक्चर जो मैंने यहाँ पे डाला है दैट इज़ फॉर ड्रेपनेल्डियोप्सिस। तो आप ध्यान रखेंगे कि देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, सो मैनी एल्गल फॉर्म्स विद हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग, दे आर हेटेरोट्राइकस कि उनमें प्रोस्टेट एंड इरेक्ट ब्रांचिंग पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्रांचिंग को लेकर के एक वर्ड पहले भी हमने बात कर ली थी कि देयर इज ए कंडीशन ऑफ स्यूडो ब्रांचिंग। तो स्काइटोनीमा में स्यूडो ब्रांचिंग पाई जाती है। ये स्काइटोनीमा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसमें ब्रांचिंग इस प्रकार से होती है कि हमें लगता है कि ब्रांच है, लेकिन हमने क्या बात की थी कि जो फिलामेंट है वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर कि हमें ऐसा लगता है कि ब्रांच है, लेकिन वो ब्रांच एक्चुअल में नहीं होती है। तो दैट कंडीशन की स्यूडो कंडीशन, आभासी रूप से हमें शाखन दिखाई देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो ब्रांचिंग। एंड यू विल रिमेंबर द एग्जांपल कि स्काइटोनीमा दैट इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, इस एल्गी के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी स्काइटोनीमा को आपने पिछले वीडियो में कहाँ देखा था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने इसको उस समय पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो चट्टानों के ऊपर, दीवारों के ऊपर ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लिथोफिटिक एल्गी। तो बारिश के दिनों में हमारी जो पुरानी दीवारें होती हैं, घरों की जो पुरानी छतें होती हैं, उनकी दीवारों के ऊपर जैसे लगातार 4-5 दिन से बारिश चल रही है तो वहाँ एक चिपचिपा सा परत सा बन जाता है, कुछ चीज़ें हाथ लगाने पे ऐसा लगता है जैसे लसलसी सी हैं, चिपचिपी सी हैं, तो देयर आर द ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वहीं पे हमें स्काइटोनीमा देखने को मिल सकता है, बट स्टिल आप इसको पूरा याद रखेंगे कि स्काइटोनीमा इज रिमेंबर्ड फॉर इट्स स्यूडो ब्रांचिंग। देन आफ्टर हम बात करते हैं कुछ ऐसे थैलस फॉर्म की, दे आर स्यूडो पैरेन्काइमेटस। स्यूडो का मतलब तो आप समझते ही हैं कि स्यूडो का मतलब होता है जो रियल ना हो, केवल दिखता हो, आभासी, जो होता नहीं है केवल दिखाई देता है, दैट इज स्यूडो कंडीशन। और पैरेन्काइमेटस का मतलब होता है कि मृदु उत्तक जैसा, पैरेन्काइमा जैसा। पैरेन्काइमा देखा जाए तो एक प्रकार का प्लांट टिश्यू होता है, और प्लांट टिश्यू भी ऐसा है जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का, मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप का टिश्यू होता है। और मोस्टली पौधे के अंदर जहाँ भी सॉफ्ट सेल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ भी किसी स्पेस को भरने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे खूब सारा टिश्यू जिसकी इंडिविजुअल सेल्स के पास बहुत ही पतली पतली सेल वॉल होती है, दैट जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेज हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, दैट वेरी सॉफ्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉफ्टेस्ट, सबसे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है प्लांट के पास, दैट इज़ पैरेन्काइमा। इसीलिए तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं मृदु तक। मृदु का मतलब नरम, सॉफ्ट, ठीक है। तो स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस का मतलब होगा कि थैलस हमें दिखे तो होगा पैरेन्काइमा जैसा। पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा जैसे वर्ड को हम एल्गी पे अप्लाई नहीं कर सकते, केवल ये हम उनके साथ में रिजेम्बलेंस के आधार पे बोल रहे हैं कि पैरेन्काइमा जैसा लगेगा, लेकिन ये पैरेन्काइमा जैसा आभासी है। ऐसा लगेगा कि आभासी रूप से ऐसे दिखने में लगेगा कि पैरेन्काइमा जैसा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसमें भी फर्दर हमारे पास टाइप आएंगी कि एक तो ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें केवल एक ही एक्सिस हो, यूनी एक्सियल, और पीपीटी मैंने लिखा है स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस के लिए। तो थैलस तो कैसा है, स्यूडो पैरेन्काइमेटस ही है, लेकिन थैलस को बनाने में कितना एक्सिस भाग ले रहे हैं, यूनी एक्सिस, केवल सिंगल एक्सिस अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज यूनी एक्सियल स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस। जैसे कि बैट्रिकोस्पर्मम, आप पिक्चर देख रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई पैरेन्काइमा जैसा बन गया, बट ये पैरेन्काइमा है नहीं,
केवल जो सेल्स हैं उनका इस प्रकार से एग्रीगेशन हुआ है कि हमें लगता है कि ये पेरेन्काइमा है, लेकिन ये पेरेन्काइमा जैसा केवल दिखने मात्र का पेरेन्काइमा होता है। दिस इज द यूनिएक्सियल स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस ऑफ बैट्रिकोस्पर्मम। इसी प्रकार से यूनिएक्सियल पॉलीसाइफनस भी हो सकता है। यूनिएक्सियल पॉलीसाइफनस का मतलब कि जो मेन एक्सिस होती है उस एक्सिस से साइड में दूसरी एक्सिस बन जाए और ये सभी एक्सिस अलग अलग साइफन्स, अलग अलग साइफन का मतलब होता है नाल, खोखली नलियाँ जो होती हैं उनके लिए अपन नाल वर्ड यूज़ करते हैं। तो साइफन का मतलब होलो ट्यूब्स, और ऐसी होलो ट्यूब्स कई सारी हो तो वी विल सिंपली कॉल देम पॉली। तो पॉलीसाइफनस कंडीशन और एक ही एक्सिस, यानी कि जब अपन किसी भी थैलस को उसके टॉप पे दे जा करके देखें, उसके शीर्षस्थ भाग को देखें, तो वहाँ पे अगर हमें केवल एक ही एक्सिस मिले तो दैट विल बी कंसीडर्ड इन यूनिएक्सियल। तो जैसे कि अपन बैट्रिकोस्पर्मम को देखें तो उसकी टिप के ऊपर आपको केवल एक ही एक्सिस मिलेगी। पॉलीसाइपोनिया जो इसका एग्जाम्पल है, पॉलीसाइपोनियस स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस का, उसमें भी हमें जो मेन ब्रांचेज हो या साइड ब्रांचेज हो उनकी अल्टीमेट टिप के ऊपर जो टर्मिनल पोजीशन होती है वहाँ पे हमें एक ही एक्सिस देखने को मिलती है। तो दिस इज ए केस ऑफ यूनिएक्सियल पॉलीसाइपोनियस स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस इन द केस ऑफ पॉलीसाइपोनिया। और पॉलीसाइपोनिया आपका रोडोफाइसी का काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच एक ऐसा मेंबर है जिसको हम बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ेंगे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पॉलीसाइफोनिया की कंडीशन होती है। तो देर आर सो मैनी साइफन्स, आप इसके एक्सिस में जो धागे से धागे देख रहे हैं तो ईच थ्रेड इज रिप्रेजेंट एन साइफन। तो एक साइफन, उसके चारों तरफ बहुत सारे दूसरे साइफन, तो बीच वाले साइफन को अपन सेंट्रल साइफन बोलते हैं, उसके बाहर वालों को पेरीसेंट्रल साइफन बोलते हैं। और सेंट्रल एंड पेरीसेंट्रल साइफन्स आर स्टिल कनेक्टेड बाय द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। तो उनके बीच में जो पिट कनेक्शंस हैं ये पाए जाते हैं। हालांकि पिट कनेक्शन आपको दोबारा से कंफ्यूज कर देगा कि पिट कनेक्शन है वो तो हम टिश्यूज़ में पढ़ते हैं कि टिश्यूज़ के अंदर पिटिंग पाई जाती है, लेकिन यहाँ भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है वो पिट कनेक्शंस के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर थैलस हमें दिख रहा है ये थैलस रिप्रोडक्शन के बाद का है, जहाँ पे ये जो छोटी छोटी घड़े जैसी संरचनाएं बन रही है, दे आर सिस्टोकार्प्स, दे आर इट्स फ्लूटिंग बॉडीज, फलन पिंड है इसके, वो स्ट्रक्चर्स जिसमें इसका नेक्स्ट जनरेशन से जुड़ा हुआ जो भी प्रोडक्ट है वो इसके अंदर बन रहा होता है। तो दिस इज़ हाईली इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द रोडोफाइसी पॉलीसाइफोनिया। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब आप यहाँ पे याद रखेंगे कि दिस एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिएक्सियल पॉलीसाइफोनियस स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे थैलस भी हो सकते हैं, दे आर मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल का मतलब ये है कि उसके अंदर खूब सारी एक्सिस होंगी, यानी कि थैलस का जो आधारीय भाग होता है, आधारीय भाग से लेकर के शीर्षस्थ भाग तक हमें खूब सारे एक्सिस हों उसके अंदर, यानी कि सिंगल एक्सिस ना हो। तो ये तो हो गया मल्टी एक्सियल। और दिखने में वो पेरेन्काइमा जैसा दिखे, यानी कि पेरेन्काइमा एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू जैसा दिखे, तो दैट विल बी रिगार्डेड एज मल्टी एक्सियल स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस। तो वन एग्जाम्पल इज ब्राउन एल्गी नेमेलियन, रबड़ एल्गी के रूप में हम इसको जानते हैं। दिस द नेमेलियन थैलाई। कि लेमनियन के अंदर जो आप ये सिंगल थे इसके फ्रॉन्ट्स देख रहे हैं, ये फ्रॉन्ट्स एक्चुअल में मल्टी एक्सियल स्यूडो पेरेन्काइमेटस का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से कॉलियोकीट स्कूटाटा है, इसको भी हम ये इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कोलियोकीट को हमने हेटरोट्राइकस में भी लिया था। और यहाँ पे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन दोनों में अगर थैलस ग्रोथ करेगा तो सेल्स हैं वो दोनों ही तलों में, यानी कि ऊपर नीचे भी बनेंगी और साइड में भी सेल्स बनेंगी। तो यहाँ पे जो अपीयरेंस है वो एक पेरेन्काइमा जैसी आ जाएगी। तो दैट विल बी एक मल्टी एक्सियल स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस कंडीशन। इसके बाद में कुछ और इससे एडवांस कंडीशन हमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के मिल सकती है, दैट इज़ पेरेन्काइमेटस। और पेरेन्काइमेटस का मतलब ये हो गया कि अब सेल्स हैं वो इस प्रकार से अटैच हो गई हैं कि ये बिल्कुल से एक पेरेन्काइमा जैसा फॉर्म बन गया है। तो मोस्टली जो ब्राउन एल्गी हैं उनमें हमें ऐसे पेरेन्काइमेटस थैलस देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहला पिक्चर अलवा का दे रखा है, अलवा को जैसे मेराइन फूड है एक प्रकार का, इसको सलाद के रूप में खाया भी जाता है। जब हम एडिबल एल्गी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इनको भी लेंगे, दोबारा से भी बातें आएंगी।
बट स्टिल हम अल्वा की बात कर रहे हैं कि पेरेनकाइमेटस थैलस है। देख सकते हैं कि इसका जो थैलस है वो कैसे एक पतली सी परत के रूप में एक पेरेनकाइमा की तरह ये बना हुआ है। तो दिस इज अल्वा। और दूसरा जो है वो है सरगाशम। ये यहाँ पे कोई मेराइन डाइवर है, ये इसने सरगासम को कलेक्ट किया है। ये भी प्यूपार्सी का मेंबर है और ये इसको दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके थैलस के अंदर भी काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं और पत्तियों के साथ में यहाँ पे कुछ डॉट डॉट से आपको दिखाई दे रही हैं, गोल गोल सी संरचनाएँ। ये इसके अंदर ब्लैडर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो इसको बायोन्सी वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। तो चाहे तो अल्वा हो, चाहे सार्गासम हो, चाहे लैमिनेरिया हो, ये सब पेरेनकाइमेटस थैलस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लैमिनारिया को आपने पिछले वीडियोस में देखा है कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा जो इसके स्ट्राइप्स वगैरह हैं वो बन जाते हैं और कैल्प फॉरेस्ट का ये पार्ट होते हैं। इसी प्रकार से कुछ एल्गी ऐसे भी हो सकते हैं जिनका थैलस साइफन जैसा हो। साइफन को मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि साइफन इज द कंडीशन जहाँ पे हमें एक खोखली नली जैसी संरचना देखने को मिले। और खोखली नली जैसी संरचना हो और थैलस हो और ये सब तो हम मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स में काउंट कर रहे हैं। तो जब खूब सारी सेल होंगी और वो साइफन जैसा होगा तो वहाँ पे एक ख़ास बात हो जाएगी कि अगर सेप्टा नहीं हो, जैसे कि सिनोसिटिक कंडीशन की बात मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी की थी कि सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब होता है संकोशिक, और संकोशिक का मतलब कि जब बहुत सारे न्यूक्लियाई यानी कि सारे न्यूक्लियाई एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े रहते हैं तो वो कंडीशन सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है। और ये सिनोसिटिक कंडीशन जब एक पतले खोखली नली जैसी बन जाती है, ट्यूब जैसी बन जाती है, तो हम इसको साइफनस सिनोसिटिक कंडीशन में ले आएंगे। तो वन इज़ द बॉट्रीडियम वोचेरिया की मैंने आपसे वहाँ पे बातें की थी कि वोचेरिया आपके सिलेबस में भी है और दैट इज़ अगेन ए साइफनस सिनोसिटिक एल्गी। कोलेरपा की बातें भी की थी कि कोलेरपा है वो मेराइन हैबिटाट में मिलने वाला एक एल्गी था। वहाँ भी आपने लास्ट वीडियोज़ में इसके पिक्स देखे हैं तो आप उसको भी रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये पिक्चर यहाँ पे बॉट्रीडियम की डाली हुई है कि जो सॉइल सरफेस है उसके ऊपर बॉट्रीडियम इस प्रकार से ग्रो करता है। ये अंदर से खोखले होते हैं और सभी जो न्यूक्लियाई हैं वो एक साथ एक कॉमन साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। और ये एनलार्ज फॉर्म है बॉट्रीडियम की कि आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी सेप्टा नहीं होता है। एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर जो जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज द साइफनस कंडीशन वेयर सेप्टा के अब्सेंस की वजह से सिनोसिटिक कंडीशन का डेवलपमेंट हो जाता है कि संकोशिक अवस्था हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो अपनी मॉर्फोलॉजी को लेकर के और थैलस के संगठन को लेकर के जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनसे रिजेंबल करते हैं। जैसे कि कारा को हम देखें तो हमें लगता है कि कोई एंजियोस्पर्म है, कोई हाइड्रोफाइट होगा, जैसे लगता है कि हाइड्रिला होगा, तो हाइड्रिला तो एक एंजियोस्पर्म है लेकिन कारा तो एक एल्गी होता है। तो कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो अपनी मॉर्फोलॉजी में हायर प्लांट से रिजेंबल करते हैं। इसमें दो आपके बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। वन इज कारा, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ये आपके सिलेबस में है। नाइटेला, ये भी कैरेलिस का ही मेंबर है। इनका जो ऑर्डर है कारा और निटेले का वो सेम ही है, कैरेलिस। ये बिल्कुल से भाई भाई जैसे ही हैं और दिखने में ये किसी हाइड्रोफाइट जैसे दिखते हैं। और जब हम आगे बात करेंगे तो आपके सिलेबस में जो टेरिडोफाइट्स हैं, सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास टेरिडोफाइट्स आएंगे, वहाँ पे इक्विसिटम आएगा। इक्विसिटम को अपन हॉर्स टैल के रूप में भी जानते हैं और इसका थैलस इक्विसिटम जैसा दिखता है। इक्विसिटम होता नहीं है, इक्विसिटम इज टेरिडोफाइट, बट वी आर स्टिल स्टडिंग इन द एल्गी। तो कारा है, निटेला है, इनके थैलस इक्विसिटम जैसे दिखते हैं कि उसमें भी हमें नोड इंटरनोड बहुत ही साफ दिखती हैं और नोड्स के ऊपर जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो वहाँ पे लगी रहती है। तो हमें लगेगा कि जैसे ये जो रिब्ड कंडीशन है, जो स्टेम के ऊपर धारियाँ सी होती हैं उनको लेकर के नोड इंटरनोड को यानी कि पर्व और पर्व संधियों को लेकर के, पर्व संधियों के ऊपर जो बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको लेकर के कारा और निटेला इक्विसिटम से रिजेंबल करते हैं। तो कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो इक्विसिटॉइड टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम काउंट करेंगे। तो वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कारा एंड सेकंड इज अगेन इंटरेस्टिंग एग्जांपल नाइटेला। तो ये तो हमने बात की आज के वीडियो के अंदर कि हमारे पास थैलस के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के काफ़ी सारा वेरिएशंस एल्गी में देखने को मिल सकता है। यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हैं एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स भी हैं। यूनिसेलुलर में भी हमारे पास वेरिएशंस हैं, इवन मल्टीसेलुलर में भी हमारे पास वेरिएशंस हैं। और सिंप्लिसिटी से लेकर के, जैसे यूनिसेलुलर फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म है और जहाँ आप इक्विसिटॉइड तक पहुँच गए, दीज आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स।
पॉलीसाइफोनिया के अंदर पॉलीसाइफनस कंडीशन, दिस इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कारा आपका मेंबर है, पॉलीसाइफोनिया हमारा सिलेबस का मेंबर है। एक्टोकार्पस, दिस इज हेटरोट्राइकस फिलामेंटस, ब्रांच फिलामेंटस एल्गी, फियोफाइसी का मेंबर एक्टोकार्पस। ये सब कॉम्प्लेक्स थैलस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे सिलेबस में भी ऐसा ही डिज़ाइन किया हुआ है कि सिंपल भी हमें पढ़ने हैं और कॉम्प्लेक्स भी पढ़ने हैं। और इवन पूरे मेंबर्स को एक साथ हम डिस्कस करें तो हम इस वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ से हम समझ सकते हैं कि देयर इज़ कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के एक ट्रेंड है। हम बता सकते हैं कि सिंपल थैलस ऐसे, उनसे और एडवांसमेंट और लास्ट में जो मोस्ट एडवांस थैलाई है जहाँ पे आपको पैरेन्काइमेटस कंडीशन देखने को मिल जाती है। और कारानाइटिला के अंदर तो आपको इससे भी ज़्यादा ही, जैसे कि कुछ जो हाइड्रोफाइट्स हैं, कुछ टेडोफाइट्स हैं, उनके जैसा थैलस इनमें हमें देखने में मिल जाता है। तो ये आज का वीडियो रहा जहाँ मैंने आपके साथ एल्गी में थैलस को लेकर के क्या क्या वेरिएशन मिल सकता है उसकी बातें की। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर पाए हैं और इस वीडियो को आप देखेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे चीज़ों को, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में आप इसको शेयर भी करेंगे और प्रॉपर अपने जो नोट्स हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ओके एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।